आर्टिकल 29-30 है, यह 25 से 28, जो आर्टिकल 25 to 28 है, और 19 से 30 है। यह आर्टिकल आपके रिलीजन कल्चर से रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं। तो जो आर्टिकल 25 to 28 है, यह जो आर्टिकल है, यह आपके धर्म और के अधिकारों के बारे में है। तो बहुत सामान्य सी बात है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सब हर धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, और भारतीय संविधान धर्म विरोधी और नास्तिकता के जो सिद्धांत है उसके बारे में क्या सोचता है। दूसरा, जो संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है जो 1933 होता है। अब इन सब चीजों के साथ हम कुछ सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि जो एक इंस्टीट्यूशन है, इस्टेब्लिश किया जाता है बाय ए माइनॉरिटी और रिसीव करता है एड फ्रॉम द स्टेट, इस्टेब्लिश फ्रॉम माइनॉरिटी। ये 2018 का सवाल है, उससे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इस्टेब्लिश बाय माइनॉरिटी। आप 2018 का सवाल देखिएगा, आपको इस सवाल से मदद करेगी। इस्टेब्लिश बाय माइनॉरिटी, रिसीविंग एड फ्रॉम द। देखिए, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में लिखना आसान होता है, लिखना सिंपली होता है, लिखना क्रिस्प होता है, छोटा ही होता है, लेकिन पॉइंटेड लिखना होता है। हम उसी पॉइंटेड लिखने की बात समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है which has been established by minority और रिसीव करता है एड फ्रॉम द स्टेट। तो क्या ऐसा इंस्टीट्यूशन लूज करेगा माइनॉरिटी स्टेटस? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस्टेब्लिश किया गया है बाय माइनॉरिटी और राज्य से एड रिसीव करता है, क्या यह लूज करेगा अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर बाय एडमिटिंग मेंबर्स ऑफ एनी अदर कम्युनिटी, बाय एडमिटिंग मेंबर्स ऑफ एनी अदर कम्युनिटी। समझ आ गया? You got the question? सवाल क्लियर नहीं हुआ? अगर हम आर्टिकल 31 और 20 देखिए, यह सवाल कहां से मिला है? आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 एंड 29। पहले सवाल समझिए। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो रिपीट इट, देन आई विल प्रोसीड टू द आंसर। क्वेश्चन सीधा सा है, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया, एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया बाय माइनॉरिटी जो सरकार से एड सहायता प्राप्त करता है, क्या यह अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर लूज कर देगा अगर वो एडमिशन लेता है मेंबर्स ऑफ एनी अदर कम्युनिटी? इट इज द क्वेश्चन। किसको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हु हैज नॉट गॉट द क्वेश्चन? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो राइट कंफर किया गया है अंडर आर्टिकल 31, इसको रिकंसाइल करना होगा आर्टिकल 39 से। दिस जो राइट है, दिस राइट हैज टू बी रिकंसाइल। जो आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 में राइट दिया गया है, इस राइट को रिकंसाइल करना होगा जो राइट 29(2) में दिया गया है। अब 29(2) क्या होता है उसको आप देखिए, जो कहता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund on the ground of only of religion, race, caste or language. इसका मतलब क्या हो गया? Minority community could reserve up to 50% seats of the educational institution
फॉर द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। यस, यह सेंट स्टीफन कॉलेज कहा गया। उसके बाद जब टीएमए फाउंडेशन केस हुआ, उसमें क्लैरिफाई किया गया, राइट परसेंटेज कैन नॉट बी स्टिपुलेटेड, इट हैज टू बी लेफ्ट टू द ऑथराइज्ड अथॉरिटीज टू प्रिस्क्राइब रीजनल पर्पसेस। अब इससे यह सारा सवाल शुरू हुआ, जिसमें सेंट स्टीफन और टीएम पाई दो केसेस में। अब देखिए कितना इंटेलिजेंट सवाल बनाया गया था। टीएम पाई दो केस में आया, तो सेंट स्टीफेंस केस में क्या कहा गया? सेंट स्टीफेंस के केस में कहा गया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कुड रिजर्व अप टू 50%, और टीएम पाई केस में क्या कहा गया कि जो परसेंटेज का रिजर्वेशन है, यह उन अथॉरिटीज के पास छोड़ देना चाहिए, अपने इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रखते हुए। अब जो इसमें एक डिसेंटिंग जजमेंट आया था, उसने इस बात को डाउट किया कि वेदर आर्टिकल 29 could so curtail the right of admission of minorities in their education institution। तो जो फाउंडेशन कोड है, जो एमए पाई फाउंडेशन कोड ने कहा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन पहला एडमिशन एट स्कूल, दूसरा एडमिशन एट हायर एजुकेशन लेवल, इसके बारे में कहा कि वेरी लिटिल स्टेट रेगुलेशन इज नीडेड इन द फॉर्मर। अब हाई स्कूल तक और दूसरा हायर एजुकेशन, इन दोनों के बीच में देखें तो जो हाई स्कूल तक का इशू है, वहां पर बहुत कम रेगुलेशन की आवश्यकता है, लेकिन इसके जो हायर एजुकेशन है, इसमें रेगुलेशन की आवश्यकता है। यह जो जजमेंट था, यह 2:1 से पास हुआ था। जब किसी केस में डिसेंटिंग जजमेंट आता है, तो वह केस इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये कहा कि यह एब्सोल्यूट फ्रीडम है टू ऑल ऑफ देम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर माइनॉरिटी कैरेक्टर टू एडमिट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नॉर्म्स। यह 2018 का सवाल है। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने क्या बोला कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, कि उन्होंने कहा जो एक थ्री मेंबर बेंच का जजमेंट आया, जो 2:1 से आया है, इट इनवैलिडेटेड ऑल इंडिया टेस्ट for admission and medical and dental college and gave absolute freedom to all of them, irrespective of their minority character, to admit according to their own norms. Unlike other institutions, minority schools cannot be compelled to admit certain percentage of SC and ST students. और इंस्टीट्यूशंस के विपरीत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आप कंपेल नहीं कर सकते कि सर्टेन परसेंटेज के SC ST स्टूडेंट्स को भर्ती किया जाए। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? Who has not got the clarity of this issue? अब जो राइट कन्फर किया गया है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब इस शब्द को हम जरा से इंदाज करते हैं। जो आपके आर्टिकल 29 में एक राइट दिया गया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक को, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यार फंडामेंटल राइट खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को जो राइट दिए गए हैं कि अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करें, लेकिन यह फ्री फ्रॉम रेगुलेशन नहीं है। यही आपको फैक्ट कहेंगे, ये फ्री फ्रॉम रेगुलेशन नहीं है। They are not free from regulation। इसलिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस राइट
जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहला, जो न तो सीख करती है ए नॉट रिकॉग्निशन, पहला नो रिकॉग्निशन, नो ए। ये मेंस में बहुत काम आएगा, प्रीलिम्स में पास होता है। पहला, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको न तो रिकॉग्निशन चाहिए और न ही उनको एड चाहिए। दूसरा, जो सीख करती है एड फ्रॉम स्टेट, जो सीख करती है एड फ्रॉम स्टेट। दूसरी कौन सी है? जो स्टेट से एड सी। तीसरा, इंस्टीट्यूशन विच सीक रिकॉग्निशन नॉट एड। तीसरा, जिनको रिकॉग्निशन चाहिए स्टेट से बट नॉट एड। यह 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। अगर हम इन तीनों को देखने की कोशिश करें, जो क्लास 1 है कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी रिकॉग्निशन, नो रेगुलेशन। सवाल आप बनाइए, रेगुलेशन वाला बहुत जरूरी समझना। जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें किसी रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट emanating from general law। पहली कैटेगरी को किसी रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है। इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन एक्सेप्ट दोज emanating from जनरल लॉज। जो दूसरी और तीसरी है कैन बी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन, जो दूसरी और तीसरी है या सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन। दूसरी और तीसरी कैटेगरी है वह सब्जेक्टेड है, वो दूसरी थी सब्जेक्टेड टू रेगुलेशन। कौन सी? पर्टेनिंग टू एकेडमिक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। यह उस रेगुलेशन का भी है जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लेके है और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, कि उस इंस्टीट्यूशन के स्टैंड पे बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहिए। अब ये जो जनरल लॉज क्या है, वह जनरल लॉज क्या क्या है? लैंड लॉ, लेबर लॉ, टैक्सेशन। तो यह तो सब पर लागू होगा ही होगा, लेकिन यह जो एकेडमिक और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है बेटरमेंट का, वह पहले वाले पर लागू नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर एनी पर्पस, अदर पर्पसेस। अब इसको और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? किसी को क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हैज डाउट? नेशनल इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटीज, मैंने कल इसके बारे में आपको एक अच्छा खासा व्याख्यान दिया था जब हम कल क्लास को क्लोज कर रहे थे। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है और माइनॉरिटीज है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यह क्या होता है? लॉज मेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलोन कैन नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पहली बात क्या है कि लॉज मेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अलोन कैन नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इफ दे आर मेड इन नेशनल इंटरेस्ट in disregard of the rights of minorities in Article 30।
आर्टिकल 30 से आप देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगेन रिपीटिंग, जो लॉज है मेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अलोन कैन नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, कैन नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। Cannot apply to minority institutions if they are made in national interest in disregard of the rights of minorities. Article 30. If national interest in matter of education always coincide with interest of minorities. इसको आप ध्यान सुनिए. If national interest in the matter of education always coincides with the interest of minorities in those matters, there is no need of Article 30. फिर समझने की कोशिश करिए. अगर नेशनल इंटरेस्ट और माइनॉरिटीज के इश्यूज कोइंसाइड कर जाते हैं तो आर्टिकल 30 का कोई मतलब नहीं रह गया. तब आर्टिकल 30 का कोई मतलब नहीं रह गया. आर्टिकल 30 इन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. आर्टिकल 30 अपने आप में नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो आप कॉपी में लिख के आइएगा, आर्टिकल 30 अपने आप में नेशनल इंटरेस्ट है. आर्टिकल 30 अपने आप में नेशनल इंटरेस्ट है. इसलिए एनी लॉज ऑफ अदर स्टेट एक्शंस जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज को ओवरलुक करता है कैन नॉट बी डीम्ड टू बी नेशनल इंटरेस्ट. इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये. ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी लॉ जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ओवरलुक कर देता है वह नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 30 अपने आप में नेशनल इंटरेस्ट में है. इसलिए ऐसा कोई भी कानून जो माइनॉरिटी के राइट्स को ओवरलुक करता है वह नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर नहीं माना जाता है. नेशनल इंटरेस्ट डिमांड करता है दैट वी रिस्पेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन आर्टिकल 30. तो exclusion of minority education institutions from the purview of Article 15(5) also reminds us of the special position of these institutions in respect of state regulation. अगर आप आर्टिकल 15(5) देखिए आपको और समझ आ जाएगा. ओपन आर्टिकल 15(5), जस्ट ओपन आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5. मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, जल्दी खोलिए. आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 क्या क्या बोलता है बताइए. रीड फास्ट. आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 वह एक्सेप्शन क्लॉज है. अगर उस एक्सेप्शन क्लॉज को समझने की कोशिश करिए तो जो एक्सक्लूजन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द परव्यू ऑफ द आर्टिकल from the purview of Article 15(5) also reminds us of the special position of these institutions in respect to state regulation. इस कारण से कोर्ट ने क्या कहा कि application of the right of children to free and compulsory education 2009 inapplicable to all minority education institutions added as well unadded. यहां सवाल आ गया, जो राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन है 2009, इसी सिद्धांत के तहत जिसे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही है, यह सारे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं करता है, एडेड और अनएडेड होगा. It's fine. किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. चलिए, लवली, वेरी गुड.
वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम ऑन द आर्टिकल 31A, 31B, 31C। 31A, 31B, 31C। तीन बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल। यह तीन जो आर्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आर्टिकल 30 आपके संविधान नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार जो है वो कहते हैं वो हट गया है, तो वह आपका लीगल राइट रहा नहीं। अब वो चला गया है किसमें? अब वो चला गया है आपके अब वो फंडामेंटल राइट रहा नहीं, अब वो चला गया है लीगल राइट। तो अगर आप संपत्ति के अधिकार को समझने की कोशिश करें तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद 19 था उसमें वह शामिल था, और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के विषय में जो काम था वो हट गया। मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आप चाहें तो आप लोग जाके हमारे उसमें यूट्यूब में देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं हो। So let's come on to more important part of Article 31A, Article 31B and Article 31C। निश्चित रूप से आपने इसको जरूर सुना होगा पहले इस आर्टिकल के बारे में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल इसलिए है, यह एक्सेप्शन की बात करता है। तो अगर आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C से देखें तो फर्स्ट चीज है आर्टिकल 31A। You see the Article 31A from your parent। अभी क्या 31A क्या बोलता है? जस्ट रीड आर्टिकल 31A फ्रॉम योर पेरेंट। ये क्या क्या बोलता है? यह बोलता है, अगर आप इसको नक्शे में देखें, यह बात करता है आर्टिकल 14 और 19 को कंट्रोल करता है। तो जो आर्टिकल 31A है यह कृषि कानून इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एग्रीगेटेड रिफॉर्म और मींस ऑफ जो सोशल कंट्रोल है, एग्रीगेटेड रिफॉर्म एंड सोशल कंट्रोल ऑन द मींस ऑफ प्रोडक्शन। Aggregated reform and social control on means of production। तो एग्रीगेटेड रिफॉर्म को फैसिलिटेट करने के लिए और साथ में सोशल कंट्रोल करने के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे तो आर्टिकल 31 को प्रोवाइड किया गया है। इसका पर्पस क्या है? इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 31A दैट ओनली ए लॉ providing for the acquisition by the state of any right therein or the extinguishment of or modify such rights, वो राइट अगर 14 और 19 को वायलेट करता है, अगर ऐसा कोई कानून बनता है, वह कानून इसके और इसके लिए है, तो अगर वो आर्टिकल 14 और 19 को वह वायलेट करता है तो वह इनवैलिड नहीं होगा। सबसे आसान भाषा में साथ यही कहा जा सकता है। सबसे इजीएस्ट वे अगर कहना है तो हम यही कहेंगे। तो जो 31A है यह एक ही बात कहता है, सबसे आसान बात भी कहता है कि इस कानून के सहारे हम कृषि सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर हो गया? किसको 31A क्लियर नहीं हुआ? जस्ट टेल मी, कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ? आराम से करते हैं, सब समझ जाए आप लोग। तो ऐसा लॉ जो प्रोवाइड किया जाए फॉर टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय द स्टेट फॉर द लिमिटेड पीरियड either in public interest or in order to secure the proper management of property shall be constitutionally valid even though it takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14 and 19। क्लियर हो गया? अगर आप समृद्धि आप उल्टा सुन रहे हो, अगर इन दो कामों के लिए कोई कानून बनाया जाए
और वह कानून 18 और 14 19 को वायलेट करता है तो वह इनवैलिड नहीं। वह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। अगेन लिसन केयरफुली, द सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कि आपने कोई कानून बनाया, a law providing for the taking over, जो आपने कानून बनाया for the taking or the management of any property by the state for a limited period either in the public interest or in order to secure the proper management of property shall be constitutionally valid even though it takes away or abridges any of the rights conferred by Article 14-19. Now read you Article 31A. आप ये A, B, C, D आप लिखिए. You just see the आप just see the bare A, B, C, D. A में आप अंडरलाइन करिए एक्विजिशन बाय द स्टेट. B में अंडरलाइन करिए टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी. C में अंडरलाइन करिए एमलगमेशन ऑफ द कंपनीज. D में अंडरलाइन करिए एस्टैब्लिशमेंट, मॉडिफिकेशन, राइट्स ऑफ मैनेजिंग स्टेट्स. E में अंडरलाइन करिए एक्सटिंग्विशमेंट, मॉडिफिकेशन, एनी एग्रीमेंट, मिनरल ऑयल, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन. अब ये जो उन्होंने A, B, C, D 4 चीजें कही, अगर इन 4 चीजों को आप ध्यान में दें तो अगर इनको ध्यान में रखकर कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि वह आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन करता है. अगर आप 31A पढ़ें, 31A क्या बोलता है? इफ स्टार्टिंग लाइन ऑफ 31A notwithstanding anything contained in Article 13. Article 13 क्या बोलता है कि कोई ऐसा कानून आप नहीं बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे. अभी आर्टिकल 31A स्टार्ट होता है इस वाक्य के साथ, इस सेंटेंस के साथ कि आर्टिकल 13 में चाहे जो लिखा हो, लेकिन इन 4 मुद्दों पर पहला क्या है? एक्विजिशन बाय द स्टेट. पहला है एग्रीरियन रिफॉर्म एक्ट. बी क्या है? टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर द लिमिटेड पीरियड. सी क्या है? एमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस. डी क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट. ई क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट फॉर मिनरल और मिनरल ऑयल. अब आइए लास्ट की 2 लाइन में कि अगर इन 4 मुद्दों पर कोई कानून बनाया जाता है तो वह इस आधार इसलिए शून्य नहीं होगा कि वह आर्टिकल 14 और 19 से इनकंसिस्टेंट है. अब आप इसी को आसान भाषा में देखिए कि एग्रीगेरियन रिफॉर्म या सोशल कंट्रोल और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कोई कानून बनाया जाए, अगर वह कानून 14 और 19 के अगेंस्ट है, उससे कंसिस्टेंट है, तो वह इनवैलिड नहीं होगा. क्लियर? यस 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 एवरीथिंग इट्स फाइन. यस यस. फिर बड़ा आसान सी हम इसको मोस्ट सिंपल कर देते हैं. एग्रीगेरियन रिफॉर्म को लेकर और सोशल कंट्रोल और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून इस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा कि वह आर्टिकल 14 और 19 से इनकंसिस्टेंट है या आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन करता है. क्लियर? Anyone else who has confusion? There is no crime in confusion. Yeah, it was tough है. I honestly admit it. It is tough. किसको क्लियर नहीं हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ कोई फायदा नहीं आगे जाने का. अगर नहीं क्लियर हुआ आगे तो कोई बात नहीं. yes.
जो आर्टिकल 31A है, यह बात क्या करता है, यह आर्टिकल बात क्या करता है कि shall not open to challenges on the ground of the controversial article 14 और 19। या 14 और 19 के चैलेंज पर, अब इसका आप पढ़िए जरा, प्रोविजन पढ़िए, इंटरेस्टिंग पार्ट है, प्रोवाइडेड दैट, पढ़िए उसको, पढ़िए प्रोवाइडेड दैट आर्टिकल 31A के ई के बाद, 31A के ई के बाद है प्रोवाइडेड दैट, जस्ट रीड दैट। हिंदी में सेम है, हिंदी में परंतु पर क्या है, provided that where such a law is made by the legislature of a state, provided that where such a law is, जो मूल सेक्शन है वह पार्लियामेंट की बात कर रहा है। यहां से सवाल भी मैं आपको बनाता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। provided that where such a law is made by the legislature of a state, the provision of this article shall not apply thereto unless such law having been reserved for the consideration of the president has received his assent। अब इसका implication क्या हो गया, अगर राज्य इसका फायदा उठाना चाहता है, if the state is interested to avail the benefit of Article 31A, then that legislation has to be assented by the president। What is point? यहीं से आपके प्री का सवाल ABCD करके बन जाता है। ये अगर स्टेट इसका फायदा उठाना चाहता है, अगर राज्य इस मुद्दे पर कानून बनाना चाहता है, तो राज्य को क्या करना होगा, एक सामान्य विधायी प्रक्रिया क्या है, the state has to make law, take the approval of the governor and pass it। But in case where the applicability of Article 31A is involved, the state law may be valid only when it has to be reserved for the president and his assent has to be obtained। Clear? Now read provided for the that provided further that where that any law makes any provisions for the acquisition by the state or any state any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as it is within the ceiling limits applicable to him under any law for the time being in force, or any building or structure standing thereon appertaining thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building, structure provides for payment of compensation at rate which shall not be less than the market value। ये एक्सेप्शन हो गया। मैंने आपको बताया था कि एक संविधान संशोधन करके यह इशू हटा दिया गया था कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपको कंपनसेशन दिया जाए मार्केट रेट में, लेकिन उसके बारे में यहां पर एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन आपको हमने कल बताया था जो आर्टिकल 31A में है। 2 एक्सेप्शन है उस कंपनसेशन के। आर्टिकल 31A, आर्टिकल पहला क्या था, आर्टिकल 31A हमने कल बताया था। दूसरा आर्टिकल 31A सेकंड प्रोविजन, सेकंड प्रोविजन। अब आप दोनों के साथ पढ़िए और इन दोनों को मिला के सवाल बनाइए। जो एक कानून पास किया गया था कि जब सरकार किसी लैंड को अध्ययन करेगी तो जो अमाउंट दिया जाएगा, कंपनसेशन और अमाउंट में कंपनसेशन शब्द हटा दिया गया था, इसको हिंदी में प्रतिदेय, ये हटा के अमाउंट कर दिया गया।
तो आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सीलिंग से कम लैंड है, उसमें आपके अपने पर्सनल कल्टीवेशन है, आप इसे दो शब्द पे अंडरलाइन करिए। एक है पर्सनल कल्टीवेशन लाइन नंबर 3 में, दूसरा बिल्डिंग और स्ट्रक्चर स्टैंडिंग देयर ऑन और अपरटेनेंट देयर टू। दो देखिए आप, दो चीजों पर आपको कंपनसेशन देना होगा मार्केट वैल्यू पर। एक सीलिंग लिमिट के अंदर लैंड कल्टीवेशन में है, दूसरा लैंड बिल्डिंग और स्ट्रक्चर है जो उस लैंड से अटैच्ड है। तो ये क्या दो हो गए, ये दो एक्सेप्शन हो गए। एक आर्टिकल 30 से आ रहा है, एक 31A से आ रहा है। इट्स क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? बोलो। वेरी नाइस। Who wants to repeat it? Okay, Shiva Thakur. Yes, okay. Just repeating. एक संविधान में संशोधन किया गया कि जब सरकार किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी तो सरकार किसी प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी तो सरकार अमाउंट देगी, कंपनसेशन नहीं देगी। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि आपने उचित मात्रा में पैसा नहीं दिया। लेकिन जो प्रोवाइडेड फर्दर दैट है वो क्या बोलता है, अगर आपके पर्सनल कल्टीवेशन में लैंड है जो सेलिंग लिमिट के अंदर है, या कोई ऐसी लैंड है जिसके पास बिल्डिंग स्ट्रक्चर साथ लगा हुआ है, उसमें मार्केट वैल्यू पे आपको मूल्य देना होगा, कंपनसेशन देना होगा। साफ साफ लिखा है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट ए रेट व्हिच कैन नॉट बी लेस देन द मार्केट वैल्यू दे रहा हूं। तो दो एक्सेप्शन हो गए सरकार की एक्विजिशन राइट के अगेंस्ट में। एक आर्टिकल 30 में हो गया जो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को लेकर है, 10 आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1A जो बात करता है कंपल्सरी एक्विजिशन पे। एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश किया गया है माइनॉरिटी के लिए, स्टेट इस बात को इंश्योर करेगा कि जब वो फिक्स करेगा अमाउंट would not be restrict or abrogate the right guaranteed under this class. तो 1A में क्या बोलता है, now see the difference between 30 subsection 1A and 31A second provision. 30 सबसेक्शन 1A क्या बोलता है कि उस क्लॉज में दिए गए राइट को आप एब्रोगेट नहीं करोगे। यहां क्या बोलता है, you have to give the compensation as the market. This is another different these two. Just you read the language of these two sections, you will got this answer which I want to explain you. मिल गया? किसको नहीं मिला? किसको नहीं मिला? तो जो आर्टिकल 31A का जो ए है, इसका रिलेशन किससे है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म से है। आर्टिकल 31A का जो 1A है, 31A इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है एग्रीगेरियन रिफॉर्म से। तो ओनली लॉ कंसर्निंग एग्रीगेरियन रिफॉर्म। अब इसको एक स्टेप और आगे चलते हैं। Where the general scheme of legislation is agrarian reform. Listen carefully. Where general scheme of legislation is agrarian reform, but under its provisions, something ancillary thereto in the interest of your economy has also been done to give full effect of the purview of Article 31A. अगर एग्रीगेरियन रिफॉर्म के साथ कोई एक ऐसी एंसिलरी चीज है जो रूरल इकोनॉमी को हेल्प करती है, वह भी 31A में कवर होगी। इट्स क्लियर और क्लियर?
अब 31A1 जो है वह पूरी तरह, अब इसको अगर हम देखने की कोशिश करें आसानी से, दिखा सकते, कोई खास दिक्कत नहीं आ रही आप लोगों को। नाउ वी नीड टू मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। ये क्लियर हो गया या क्लियर नहीं हुआ? टेल मी। नाउ वी मूव ऑन द 31B। 31B क्या बात करता है? 31B बात करता है 9th शेड्यूल के साथ पढ़कर। 31B बात करता है 9th शेड्यूल के साथ। जो 9th शेड्यूल के साथ का इशू है वह 31B बात करता है। रीड 31B। 31B is a simple issue. Validation of certain acts and regulations. जो 9th शेड्यूल है, उस 9th शेड्यूल के अगर किसी लॉ को आप डाल दोगे तो वह प्रभावित नहीं होगा। क्लियर? तो जो 31A बात करता है जिसमें 4 इश्यूज प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो 31B नीड टू ब्रेक द 9 शेड्यूल्स। ये क्या करता है? यह ब्लैंकेट कवर देता है पर्टिकुलर इनैक्टमेंट्स। तो 9 शेड्यूल में आप जो भी चीज डाल दोगे जिसकी, वह क्या हो गया? वह इम्यून हो जाएगा from the attack on the ground of contravention of any of the fundamental rights. Clear? 9th शेड्यूल में जो भी कानून डाल दोगे वह इम्यून हो जाएगा from the कंफ्यूजन बताइए, किसी को किसी तरह कंफ्यूजन इसमें? टेल मी, अगर कोई कंफ्यूजन आप बताइए। अगर आप देखें तो 1978 के बाद इन एरिया ऑफ प्रॉपर्टी रिलेशन we are left with only 4 constitutional provisions: Article 31A, 31B, 31C and 300. तो Article 31A, 31B, 31C यह इंक्लूड किए गए चैप्टर में on fundamental rights can hardly be characterized as amounting to fundamental rights to property in the real sense. यह जो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है do not confer any right but instead seek to impose drastic restrictions on the right to property. यह ड्रास्टिक रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी के। तो जो आर्टिकल 31B है, अगर हम आर्टिकल 31A 31B दोनों को देखने की कोशिश करें तो जो आज की हालत क्या है कि जो आर्टिकल 31A है, no law providing for any of the legislations जो भी बनाए जाएंगे to be deemed void on the ground of its inconsistency article 40 और 19। तो जो 31A के अंदर जो लिखी गई चीजें हैं उसको लेकर अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो इसलिए void नहीं होगा, वह इनकंसिस्टेंट है आर्टिकल 40 और 19 से। The protection of Article 31(1)(e)(1) does not apply to a law made by a state legislature। अब इसको आप देखिए, मैं फिर कर रहा हूं, यह स्टेट लेजिस्लेचर पर अप्लाई नहीं होता है। मैं जो कहा फिर रिपीट कर रहा हूं, यह आपके प्रोग्राम में आ जाएगा, आपसे गलत हो जाएगा कि जो 31A में 31E1 में डज नॉट अप्लाई नहीं करता है unless
It has been reserved for the president's consideration and has received his assent. अगर उसकी सहमति को प्राप्त नहीं करता है तो वह लॉ नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया ना ये? अब हम थोड़ा से इस 31A का ऑब्जेक्टिव समझते हैं ताकि आपको मेंस लिखने में आसानी हो जाए। 31A का ऑब्जेक्टिव क्या है? To prevent concentration of the agricultural land in the hands of few. Point number 1. To avoid concentration of agricultural land दूसरा ये क्या कहता है? यह इकोनॉमिक इम्बैलेंस को रिमूव करता है। इकोनॉमिक इम्बैलेंस रिमूव, यह इकोनॉमिक इम्बैलेंस को इज sought to remove the economic imbalance by taking surplus land from the holders in excess of ceiling. जो बल्क ऑफ लैंड है thus acquired was being distributed to that place person. अब जो यार लैंड होगी बल्क ऑफ लैंड, यह लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगी। लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड डिस्पर्सन, जो हमारी लैंड जो सोसाइटी है उसको वह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो यह एक तरह से संपदा के संसाधनों का वितरण है। अब जो आर्टिकल 31 के बाद जो आर्टिकल दूसरा आता है, जो आर्टिकल 31B आता है, जो वैलिडेशन करता है। अगर आर्टिकल 31 का एक अगर इशू, अगर जो आर्टिकल 31B है वह 9th शेड्यूल के साथ देखते हैं। आर्टिकल 31 प्रोवाइड करता है एक्ट्स एंड मेंशन, एक्ट्स मेंशन इन 9th शेड्यूल। जो एक्ट्स मेंशन है 9th शेड्यूल में, जो एक्ट्स रेगुलेशन है वह इम्यून हो जाएंगे, वह वॉइड नहीं होंगे फंडामेंटल राइट के वायलेशन से। गॉट इट? तो जो 9th शेड्यूल में जिनका जिक्र है, दे आर इम्यूनाइजेस द वेरियस प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, और वह जो एक सरकार सुधारवादी कार्य करना चाहती है उसमें सहायक होंगे। तो आर्टिकल 31 कंटेन्स ए डिवाइस फॉर सेविंग लॉस। ये क्या है? डिवाइस फॉर सेविंग लॉस। यह सेविंग या डिवाइस है फॉर सेविंग लॉस फ्रॉम चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो स्कोप ऑफ आर्टिकल 31B वाइडर है 31A से। कैसे वाइडर बताओ? स्कोप ऑफ आर्टिकल 31B इज वाइडर देन आर्टिकल 31A। कैसे वाइडर है? चूंकि कोई भी ऐसा लॉ जो इंक्लूड कर दिया जाएगा 9th शेड्यूल में, यह इम्यूनाइज हो जाएगा फ्रॉम ऑल फंडामेंटल राइट्स, फ्रॉम ऑल फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31A में क्या है? इतना तो आपकी बत्ती जल्दी चलने पड़ते। जो भी आर्टिकल 31B में शामिल कर दिया जाएगा, जो भी 9th शेड्यूल में आ गया, वह क्या हो गया? वह सारे फंडामेंटल राइट से इम्यून हो जाएगा।
whether or not the law falls under any of the categories in Article 31A. इसलिए Article 31B is thus not controlled by Article 31A. तो Article 31B जो है not controlled by 31A. अब 31A को पढ़िए। 31A में जो आपका इम्यून हो रहा है ओनली आर्टिकल 14 और 19 हो रहा है। आर्टिकल 31 में ऑल फंडामेंटल राइट्स ये हो रहा है। इसलिए स्कोप ऑफ आर्टिकल 31B इज वाइडर देन आर्टिकल 31A, क्योंकि ये इंक्लूड करते हैं सब कुछ जो भी नए शेड्यूल में है। वह जो 31A में नहीं फॉल इन करता है किसी कारणों से, अगर नए शेड्यूल आ गया तो 31B में फॉल कर गया, तो वह 31B में फॉल कर गया तो उसका स्कोप क्या हो गया, उसका स्कोप बढ़ गया। तो आर्टिकल 31B क्या है, एक नोबल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, एक नई टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिखाता है जो इम्यूनाइज कर देता है फ्रॉम ऑल अटैक। ये सारे अटैक से इम्यूनाइज कर देता है फ्रॉम ऑल अटैक। नो अटैक इज पॉसिबल वंस एस्केप टू आर्टिकल 31B, कोई भी अटैक पॉसिबल नहीं है on the ground of breach of fundamental right. Therefore, we can say that a blanket protection is given to the statutes mentioned in the schedule. इसलिए इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्कीम है यह ओपन है फॉर सीरियस ऑब्जेक्शंस, इसलिए सीरियस ऑब्जेक्शन भी ओपन हो जाती है। अब अगर हम इस बात की प्रोप्राइटरी समझने की कोशिश करें, 31B और 9 शेड्यूल, 31B और 9 शेड्यूल, यह दोनों साथ साथ आते हैं। आप लोग 9 शेड्यूल खोल के देखिएगा आज हमारे क्लास के बाद। तो जो 31B और 9 शेड्यूल दोनों हम पढ़ के देखते हैं तो ये हाईली क्वेश्चनेबल है। क्यों है? नो एक्ट मेंशन्ड इन द शेड्यूल can be invalidated on the ground of its violation of fundamental right. इसलिए जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दिया जा रहा है to the statutes mentioned in schedule, यह इस तरह का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन से इंपैक्ट नहीं होगा। Even when an act is declared unconstitutional, अगर कोई एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और इट रिसीव्स, वो रिवाइव कर जाता है एज सून एज इट्स इंक्लूड 9 शेड्यूल। अगर किसी एक्ट को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो और 9 शेड्यूल में आप डाल दो, वह एक्ट रिवाइव कर जाता है। समझने की कोशिश करिएगा इसको, वह एक्ट रिवाइव कर जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट is completely excluded as soon as the act put in the 9th schedule, जैसे 9th schedule डाला वह उससे बाहर चला गया। अब शेड्यूल हैज एट प्रेजेंट 284 स्टैट्यूट, इस समय तक उसमें 284 स्टैट्यूट है which have been totally immunized from the effect of fundamental right. अब सीरियस क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है? हाउ आर आर्टिकल 31B and schedule 9 which exclude hundreds of the simple civil acts are away from the scope of judicial review on the ground of breach of fundamental right? ये सबसे महत्वपूर्ण है राइट टू इक्वलिटी which is आर्टिकल 14। यह एक बहुत फंडामेंटल इशू इस सेक्शन के साथ खड़ा होता है। तो ऐसा क्लियर नहीं हुआ? If clear, I can go on 31C.
क्लियर? नाउ लेट्स सी 31C। अब 31C क्या बात करता है? जस्ट रीड योर बैलेंस। यह 25th अमेंडमेंट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात 31C के साथ क्या है कि 31C इंसर्ट किया गया बाय 25th अमेंडमेंट, जो कहता है प्रोवाइडेड एनी लॉ which seeks to implement the directive principles in Article 39B or 39C, वो क्या है? Plan of socialistic distribution of wealth and means of protection shall not be void for inconsistency with Article 40 and 19. Article 39B और Article 39C इसमें निहित सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाए, वह कानून शून्य नहीं होगा। होगा 14-19 के विरोध के बाद। क्लियर? सबसे सिंपलेस्ट है ये, सिंपलेस्ट है ये कि उनका कोई भी ऐसा कानून, any law which seeks to implement the directive principles Article 39B or 39C। अब 39B और C बात किसको क्या बोलते हैं? ये बात करते हैं प्लान ऑफ द सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन shall not be void for inconsistency with Article 14 or 19। क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब आप थोड़ा सा 39B और C पढ़िए। ओपन 39B and C, ओपन 39B and C। 39B बात करता है ओनरशिप and control of the material resources of the country। 39B बात करता है ownership and control of the material resources of the community and distribution for the common good। और 39C बात करता है operation of the economic system does not result in the concentration of the wealth and means of production to the common detriment। तो इन दो 39B और C के लिए अगर आप कोई कानून बनाते हो, वह कानून इसलिए शून्य नहीं होगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 का वायलेशन करता है। अगर हम इसको थोड़ा हिस्ट्री में देखने की कोशिश करें, अप टू द 1971 1971 तक, जब थक जाएगा तो बोलिएगा, तब तासील कर देंगे। अप टू 1971 पोजीशन क्या थी? फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल्ड ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर आप 39, अगर आप सेक्शन 39 देखें, 39 आप सेक्शन 37 पढ़िए, जस्ट रीड द 37 एंड 13, सेक्शन 13 एंड 37 रीड टू। तो फर्स्ट रीड द सेक्शन 37। सेक्शन 37 का दूसरा लाइन है shall not be enforceable by any court। मिला? और 13 पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि 13 में जो फंडामेंटल राइट्स है आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। तो अप टू 1971 इस बात की एस्टेब्लिशमेंट थी, बात की अवधारणा थी कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल्ड ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज। इसलिए a law enacted to implement the directive principles could not be valid if conflicted with the fundamental right। कोई ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट के लिए बनाया गया है, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए बनाया गया है,
A law enacted to implement the directive principles. A law enacted to implement directive principles. A law enacted to implement the directive principles could not be valid if conflicted with the fundamental right. It's clear? आर्टिकल 31C ने इस अवधारणा को चेंज करने का काम किया। अब 1971 हम क्यों कह रहे हैं? जो तीसरा संविधान, जो 25वां संविधान संशोधन है, वह 1971 में आया था। जो 25th अमेंडमेंट है, यह 1971 में आया था। तो 1971 तक क्या था कि कोई भी ऐसा कानून जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के बनाया जाए, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करता है फंडामेंटल राइट से, तो वह शून्य घोषित होगा, वह इनवैलिड होगा। लेकिन 1971 में आर्टिकल 31C आ जाता है। तो जो अवधारणा 1971 थी वह अवधारणा डाइल्यूट होने लगती है। तो आर्टिकल 31C ने एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज किया, और जो ऑब्जेक्टिव था अंडरलाइन for the Article 31C was to usher in the country at an early date the era of socialistic pattern of society. तो socialistic pattern of society के लिए, for the socialistic pattern of society, for the socialistic pattern of society, यह Article 31 लाया, 31C लाया गया। तो अगर एक सवाल ये हो सकता है कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C ये तीनों एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया। आर्टिकल 31C के दो पार्ट है। यू सी द आर्टिकल 31C, इट हैज टू पार्ट। नाउ रीड द आर्टिकल 31C, इट हैज द टू पार्ट। पार्ट नंबर 1 कि जो फर्स्ट पार्ट है यह प्रोटेक्ट करता है ए लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट्स टुवर्ड्स सिक्योरिंग द प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन 39B एंड C। पहला क्या होता है? 39B एंड C के प्रिंसिपल्स को आगे ले जाने के लिए, वो आर्टिकल 14 और 19 के बाद आगे यह पहला पार्ट बात करता है। और अगर इसको चैलेंज किया गया फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट के आधार पे, तो वह 14, 19 और 31, तब 31 स्टेट्यूट में हुआ करता था। अगर 14, 19, 31 को इन्फ्रिंज कर रहा है तो वह वैध नहीं होगा। इसलिए आर्टिकल 31C was much broader than 31A। अब फिर देखिए, अब जैसे आपने 31B को कंपेयर किया था, आप फिर देखिए कि आर्टिकल 31C is broader than 31A। क्लियर? बताइए, आर्टिकल 31A लिमिटेड है फॉर स्पेसिफिक टॉपिक। करने के लिए 31 क्या है? स्पेसिफिक टॉपिक तक लिमिटेड है। जो 31A है यह स्पेसिफिक टॉपिक तक लिमिटेड है। अभी आपके सामने पर हमने आपको सुनाया हुआ है। आर्टिकल 31C उतना लिमिटेड नहीं है। It did not lay down specific heads which were immunized, but left a general power to state legislature to select any topic or adopt any measures which might purport to have some nexus with the objectives underlined 31B and 31C। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट। कम ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ 31C। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया ना? द फर्स्ट पार्ट ऑफ 31C इज क्लियर? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई ऐसा जो क्लियर नहीं हुआ? एनीवन इज नॉट क्लियर? Anyone wants to be repeated?
देखिए हम लोग इसको पढ़ा देंगे फिर दोबारा न पढ़ाना पड़े, ये अपनी कोशिश है। बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान दे, बिल्कुल याद आ जाएगा। नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ द 31C। hours jurisdiction of the court. जो जुडिशियल ऑफ द कोर्ट है उसको खत्म करने की बात है, to find out whether the law in question give effect to the principles of 39B and 39C. ये कहा गया when the law in question made a declaration that the law was to give effect to the policy underlying Article 39B and 39C. The court would be debarred from doing the same, even if the law might not be concerning Article 39B and 39C. जो 39B और 39C को लेकर कोई कानून बनाया जाए तो कोर्ट को इस बात की डिबार कर दिया गया है, कोर्ट को इस बात से डिबार कर दिया गया वह इस बात को एग्जामिन करे यह जो कानून है वह 39B और 39C की सीमा के अंदर आता है या नहीं आता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी अर्थात 31C की वह चैलेंज हो गई केशवानंद भारती के केस में। केशवानंद भारती के केस में यह कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हो गई। अगर आप केशवानंद भारती के केस देखें तो वह इस केस में चैलेंज हो गई। जब चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी में कहा कि जो पहला लिंब है 31C का जो पहला लिंब है वह वैलिड है और जो दूसरा लिंब है जो अभी मैंने लिखा है वह इनवैलिड। जो पहला लिंब है कि 39B और C को आप कानून बनाओ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के बावजूद भी चलेगा, वो ठीक है। तो दूसरा आपका लिंब है जो कहता है कि आप कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता कि 39B और C का नेक्सस है नहीं, वो ठीक नहीं है। कोर्ट मस्ट कंसीडर द डिक्लेरेशन whether there is a nexus or not. If the court came to the conclusion that the declaration was merely a pretense and the real purpose was something else, not to implement the Article 9, 39B and 39C, then the court has the full power to make it null and void. इसलिए यह जो इशू खड़ा हुआ कोर्ट के बाद, उसके बाद इन 1976 में आर्टिकल 31 1976 में आर्टिकल 31C को अमेंड कर दिया गया। 1976 में आर्टिकल 31C को अमेंड कर दिया गया, इसके स्कोप को फर्दर एक्सपेंड कर दिया गया, इसको और ड्रेस्टिक बना दिया गया बाय 42nd अमेंडमेंट। केशवानंद भारती के केस के बाद इसको और ड्रेस्टिक बना दिया गया। वो ड्रेस्टिक क्या क्या बनाया गया? उस ड्रेस्टिक में ये बनाया गया कि अमेंडमेंट गिव प्रायोरिटी टू ऑल डायरेक्टिव्स। अब इसने क्या बोला? 39B 39C के बजाय सारी ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी दी कि जितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं किसी को भी इंप्लीमेंट करने के लिए, नॉट ओनली 39B and C, अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून मान्य होगा और वह अमान्य नहीं होगा। तो क्या हुआ? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 31C का स्कोप
और इनलार्ज कर दिया गया। यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर हो नहीं हुआ? क्लियर बताइए। क्लियर नॉट क्लियर बताएं। तो आप अगर देखें तो केशवानंद भारती केस के बाद जो 42nd अमेंडमेंट आता है, इसने प्रोटेक्शन और बढ़ा दिया। और इन प्लेस ऑफ 39B and 39C all directive principles has been included there. इसका रिजल्ट क्या हो गया? Any law of acquisition was made with the object of giving effect to any of directive principles. The reasonableness of such law cannot be questioned under Article 14 and 19. उसके बाद क्या हुआ? मिनर्वा मिल्स का केस आ गया। सब जजमेंट बहुत बड़े बड़े, कभी मैं आपका जजमेंट को कल पढ़ाऊंगा। इसके बाद मिनर्वा मिल्स का केस आया। यह जो डिक्लेरेशन किया गया, इस डिक्लेरेशन के बाद मिनर्वा मिल्स का केस आ गया और मिनर्वा मिल्स के केस ने इसको नलिफाई कर दिया। जो 42nd अमेंडमेंट के बाद जो एक फर्क लाया गया था, उसको जीरो कर दिया। अब क्या हो गया? केशवानंद भारती केस के बाद जो सिचुएशन थी, वह सिचुएशन आज बहाल है। वही सिचुएशन आज है। जो सिचुएशन केशवानंद भारती केस के बाद थी, वही सिचुएशन आज भी है। किसी को कंफ्यूजन है? बताइए। तो अगर इसको हम आसान और कहना चाहें तो उसको आप तीन तरह से लिखिए। संविधान का 25वां संशोधन। जस्ट राइट डाउन द नटशेल। जस्ट नटशेल। 25th अमेंडमेंट, केशवानंद भारती केस, 42nd अमेंडमेंट, मिनर्वा मिल्स केस। जो 25th अमेंडमेंट हुआ, इसके द्वारा 25th अमेंडमेंट के द्वारा 31C आता है और 39B और 39C के सिद्धांतों को, the principles underlying 39B and 39C can be implemented by law and it cannot be nullified because it contravenes the Article 14, 19 and 31 of the Constitution. क्लियर हो गया? अब there was one issue। इसके बाद इसी का दूसरा दिन क्या था? Ousting the judiciary। Ousting judiciary। जुडिशरी के पास अधिकार नहीं है कि वह एग्जामिन कर सके कि जो कानून बनाया गया है वह 39B और C संबंधित रही है। केशवानंद भारती की केस में ये हो गया A, ये हो गया B। थोड़ा A यस, B नो। 42nd अमेंडमेंट हो गया, उसमें कहा गया नॉट ओनली 39B and C but all डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मिनर्वा मिल्स ने रिस्टोर कर दी पोजीशन एज ऑन केशवानंद भारती केस। तो वर्तमान स्थिति क्या है? संसद किसी भी संपत्ति को केवल 39B में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए हस्तगत कर सकती है और नागरिक ऐसे हस्तगत को मूल अधिकारों के नाम पर चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर वास्तविकता में देखें तो इस प्रावधान का उद्देश्य मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रधानता स्थापित करना था। इस परिवर्तन के पीछे भावना क्या थी? सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का खत्म किया जाना।
क्लियर? हिंदी में सब हो गया, क्लियर हुआ? क्या करें, बस इट्स इनफ फॉर द डे। ओके, इट्स इनफ फॉर द डे। विल टेक द नेक्स्ट क्लास जो आपके यूनिट्स है, ट्रांसफर मशीनरीज है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक्सिक्यूटिव पे। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, उसको फिनिश करेंगे, फिर संसद करेंगे। टेक केयर, विल सी यू अगेन। सैटरडे संडे हम लोग क्लास बंद कर दी है, विथ पर्पस क्लास बनती है, क्योंकि सवाल लेक्चर बहुत हो रहे हैं, लेक्चर्स बहुत हेक्टिक हो रहे हैं, बड़े इंटेंस हो रहे हैं। यू नीड टू रिवाइज इट। टेक केयर।